तो आज हम एक ऐसे पौधे की बात करने वाले हैं जिसका नाम ही महानता है, बृहति। संस्कृत में बृहत का मतलब होता है विशाल या महान। हाँ। पर ये तो एक कांटेदार झाड़ी है, कोई बहुत बड़ा पेड़ तो है नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई आयुर्वेद में इसे इतनी महानता, इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। हमारे स्रोत प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी औषधीय कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है इसके नामों से, जो हमें ग्रंथों में मिलते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक है जो इसके कई नाम एक साथ बताता है। अच्छा। हाँ, श्लोक है बृहति कंटकारी च वार्तकी राष्ट्रिका तथा सिंही दुष्प्रघर्षिणी क्षुद्रभंटाकीति च कथ्यते। इस श्लोक में इसका एक नाम है सिंही। सिंही मतलब शेर जैसी या शेरनी। हाँ, बिल्कुल। एक पौधे के लिए तो ये बहुत ही शक्तिशाली नाम है। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये दिखने में शेर जैसा है या? नहीं नहीं, इसका संबंध इसकी शक्ति से है, खास तौर पर गले पर। आचार्य चरक ने कहा था कि इसका नियमित सेवन गले को शेर की दहाड़ जैसी ताकत और स्पष्टता देता है। अच्छा। आवाज दमदार और साफ हो जाती है। तो ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, बल्कि इसके सबसे अनोखे गुण का सीधा संकेत है। सिंह जैसी आवाज। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या इसका महत्व सिर्फ गले तक ही सीमित था? ये जो श्लोक आपने बताया उसमें दुष्प्रघर्षणी जैसा एक और भारी भरकम नाम है। हाँ, दुष्प्रघर्षणी इसका मतलब है जिसे छूना या जिस पर काबू पाना मुश्किल हो। अब इसके कांटों को देखकर तो ये नाम बिल्कुल सही लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। ग्रंथों में इसका उल्लेख पुंसुवन जैसे पवित्र अनुष्ठानों में मिलता है, जो पुरुष संतान की कामना के लिए किया जाता था। यही नहीं, सूती कागार यानी प्रसव कक्ष की दीवारों पर इसके लेप का भी जिक्र है, शायद संक्रमण से बचाने के लिए। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि मतलब 2500 साल पहले लोग इसे सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक रक्षक के तौर पर देख रहे थे। प्रसव कक्ष की दीवारों पर इसका लेप लगाना, ये तो इसके औषधीय गुणों से ज्यादा इसके प्रतीकात्मक महत्व को दिखाता है। सही बात है। तो अगर किसी को आज इस पौधे को पहचानना हो तो वो क्या देखेगा? देखिए, इसकी पहचान बहुत खास है। इसका वनस्पतिक नाम है सोलैनम इंडिकम और ये सोलैनेसी परिवार का सदस्य है। सोलैनेसी मतलब जिसमें हमारे आलू टमाटर ये सब आते हैं? हाँ बिल्कुल, आलू टमाटर बैंगन भी। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके कांटे। तने पर बहुत सारे मोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए कांटे होते हैं, जिन्हें रिकर्व्ड कहते हैं। अच्छा। ये कांटे ही इसे कंटकारी नाम देते हैं, जैसा श्लोक में भी आया है। यानी इसके नाम और इसकी पहचान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पत्तियों और फलों के बारे में क्या? इसकी पत्तियां भी अनोखी हैं, चौड़ी और अंडाकार। अगर उन्हें गौर से देखें तो उनकी सतह पर तारे के आकार के रोएं, मतलब स्टेलेट हेयर्स दिखेंगे। पीले बैंगनी रंग के गुच्छों में लगते हैं और फल गोल होते हैं, जो कच्चे होने पर हरे और पकने पर नारंगी या पीले हरे हो जाते हैं। तो जो श्लोक में वार्ताकी नाम था वो शायद इसीलिए है, बैंगन जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, वार्ताकी बैंगन को कहते हैं और शायद इसके फल और बनावट की वजह से ही ये नाम पड़ा। कमाल है। तो इसके नाम ही इसकी पूरी पहचान बता देते हैं। कांटों की वजह से कंठकारी, बैंगन जैसा दिखने से वार्ताकी, छूने में मुश्किल होने से दुष्प्रघर्षणी और पूरे देश में मिलने की वजह से राष्ट्रिका। बिल्कुल। अब जरा आयुर्वेद की भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, इसकी तासीर, इसके गुण क्या हैं। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी की कार्यप्रणाली को समझने के लिए रस पंचक की व्यवस्था है और बृहति के गुणों को एक और श्लोक बहुत खूबसूरती से बताता है। अच्छा। हाँ, बृहति कटु तिक्तोष्णा कफ वातार्थी शोधनुत कास श्वास ज्वरारोच शूल हृद ग्रहिणी गधे। इस श्लोक की पहली लाइन ही इसके मूल स्वभाव को पकड़ लेती है, कटु तिक्तोष्णा। कटु तिक्त उष्ण मतलब कटु तीखा, तिक्त कड़वा और उष्ण गर्म। ये तीनों ही गुण काफी तीव्र और मजबूत महसूस होते हैं। बिल्कुल, और यही इसकी ताकत है। कटु और तिक्त रस यानी तीखा और कड़वा स्वाद शरीर में जाकर एक तरह से सफाई का काम करते हैं। ये पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं, जिससे अधपचा भोजन या आम मतलब टॉक्सिन्स जल जाता है। फिर इसके गुण हैं लघु, हल्का और रूक्ष, सूखा। हल्का होने से ये आसानी से पच जाता है और रूक्ष यानी सूखा होने के कारण ये शरीर में बढ़ी हुई नमी, बलगम और कफ को सोख लेता है।
तो ये एक तरह का ड्राइंग और हीटिंग एजेंट है, मतलब शरीर में जाकर अतिरिक्त नमी और ठंडक को सोख लेता है, जो कफ और वात की मूल प्रकृति है। ये तो एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली रणनीति लगती है। आपने एकदम सही पकड़ा। और इस रणनीति को ताकत मिलती है इसके उष्ण वीर्य से, यानी इसकी गर्म तासीर से। सही। और पाचन के बाद भी इसका प्रभाव यानी विपाक कटु ही रहता है। मतलब ये पचने के बाद भी शरीर में गर्मी और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। ये सारे गुण मिलकर इसे कफ और वात दोषों के लिए एक अचूक औषधि बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी थ्योरी। अब आते हैं उस श्लोक की दूसरी लाइन पर। उसमें इसके व्यवहारिक उपयोग बताए गए हैं, है ना? हाँ, दूसरी लाइन बताती है कि इन गुणों का असर कहाँ कहाँ होता है। कफ वातार्ति शोथनुत। इसका मतलब है ये कफ और वात से होने वाले दर्द, आरती और सूजन, शोथ को नष्ट नुत करती है। अच्छा। फिर आता है कास श्वास ज्वरारोचः, यानी कास खांसी, श्वास दमा या सांस की तकलीफ, ज्वर बुखार और अरूचक भूख न लगना में फायदेमंद है। यहाँ पर कास और श्वास का जिक्र है, तो ये हमें वापस उसी सिंघी वाली बात पर ले आता है। शेर जैसी आवाज, मतलब इसका श्वसन तंत्र पर बहुत गहरा असर है। बिल्कुल, ये इसका मुख्य कार्यक्षेत्र है। ये जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है, वायुमार्ग को खोलती है। इसीलिए इसे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ कासर और श्वासल द्रव्यों में गिना जाता है। इसके अलावा श्लोक में शूल हृदग्रहणी गधे का भी जिक्र है। मतलब ये शूल पेट दर्द, हृदय रोग और ग्रहणी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन समस्याओं में भी उपयोगी है। ये दिलचस्प है कि इसके इतने सारे गुण हैं। दर्द, सूजन, पाचन, खांसी। ऐसा लगता है कि ये शरीर की कई प्रणालियों पर एक साथ काम करता है। यही कारण होगा कि ये दशमूल जैसी मास्टर दवाओं का हिस्सा है। सही है ना? एकदम सही। दशमूल यानी 10 जड़ों का मिश्रण आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है और बृहति उन 10 जड़ों में से एक प्रमुख जड़ है। अच्छा। दशमूल क्वाथ हो या दशमूल आरिष्ट, इन सब का उपयोग बुखार, खांसी, वात विकारों और खास तौर पर प्रसव के बाद महिलाओं की देखभाल के लिए किया जाता है। इसके अलावा बृहत्यादि कषायम मूत्रपथ के संक्रमण के लिए और मानसमित्र वटकम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव के लिए प्रसिद्ध योग है, जिनमें बृहति एक मुख्य घटक है। ठीक है, ये सब कुछ तार्किक रूप से समझ आता है। गर्म और सूखी चीज ठंड और नमी वाली बीमारियों जैसे खांसी जुकाम में काम करेगी। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे थोड़ी खटक रही है। बताइए। आपने कहा इसके गुण रूक्ष सूखा और उष्ण गर्म है। तर्क के हिसाब से तो इन गुणों को गले को और सुखाना चाहिए, उसे खुरदुरा बनाना चाहिए, है ना? तो फिर ये आवाज को शेर की दहाड़ जैसा मजबूत और साफ कैसे बना सकता है? ये तो एक विरोधाभास है। और आपने वही सवाल पूछा है जो हमें आयुर्वेद के सबसे गहरे और रहस्यमयी सिद्धांत की ओर ले जाता है। इसे कहते हैं प्रभाव। प्रभाव? हाँ, प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वो अचिंत्य शक्ति है, मतलब जिसे तर्क से परे माना जाता है, जिसे उसके रस, गुण, वीर्य और विपाक के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। ये उसकी अपनी खास लगभग जादुई शक्ति है। मतलब ये साइंस के नियमों को तोड़ता है? तोड़ता नहीं, बल्कि उन नियमों से आगे निकल जाता है। बृहति का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी आवाज पर ही है। जैसा आपने कहा, उसके रूक्ष और उष्ण गुण गले को रूखा बना सकते थे, पर होता ठीक उल्टा है। वो गले की सूजन को शांत करते हुए वहां जमे हुए कफ को बाहर निकालती है और स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड्स को मजबूती देती है। ये विरोधाभासी क्रिया ही इसका प्रभाव है। वो सिंघी वाली शक्ति इसके गुणों से नहीं बल्कि इसके प्रभाव से आती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। क्या इसके और भी कोई ऐसे प्रभाव हैं जो तर्क से परे जाते हों? हाँ, 2 और बहुत खास प्रभाव हैं। पहला, इसके बीजों के चूर्ण का उपयोग नस्य के लिए किया जाता है। नस्य मतलब नाक के जरिए दवा देना? बिल्कुल। ग्रंथों में लिखा है कि इसका नस्य मूर्छा या बेहोशी की अवस्था में चेतना वापस लाने में मदद करता है। ये एक असाधारण क्रिया है। वाह। और दूसरा प्रभाव सूजन पे है। ज्यादातर सूजन कम करने वाली जड़ी बूटियां ठंडी तासीर की होती हैं, क्योंकि सूजन को गर्मी से जोड़ा जाता है। लेकिन बृहति उष्ण होते हुए भी शोथर है, यानी सूजन कम करने वाली। ये कैसे? ये शरीर में गर्मी और रक्त संचार को बढ़ाकर सूजन को कम करती है, जो अपने आप में एक अनूठा मैकेनिज्म है। तो आज के इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक ऐसे पौधे से शुरुआत की जिसका नाम महानता है। हमने श्लोकों के जरिए देखा कि कैसे उसके नाम ही उसकी पहचान बताते हैं।
फिर हमने उसके आयुर्वेदिक गुणों को समझा कि कैसे वो एक हीटिंग और ड्राइंग एजेंट की तरह काम करती है, और अंत में उसकी लगभग जादुई प्रभाव शक्ति को जाना, जो तर्क से परे जाकर काम करती है और उसे साधारण जड़ी बूटियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दशमूल जैसे मौलिक योगों में बृहति की उपस्थिति आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसकी आधारशिला वाली भूमिका को पुष्ट करती है। ये सिर्फ एक सहायक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपचारों की नींव है। इसका प्रभाव ही इसे इतना खास बनाता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में इसके एक नाम की बात की थी, दुष्प्रघर्षिणी, यानी जिसे छूना या जिस पर काबू पाना मुश्किल हो। इसके कांटों को देखते हुए ये नाम बहुत स्वाभाविक लगता है। सही है। लेकिन अगर हम इसकी शक्ति पर विचार करें, ये दमा, पुरानी खांसी और सूजन जैसी उन बीमारियों से लड़ती है जिन पर काबू पाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो शायद ये नाम सिर्फ इसके कांटों वाले बाहरी शरीर के लिए नहीं है, बल्कि उन कांटेदार बीमारियों के खिलाफ इसकी अटूट चिकित्सीय शक्ति के लिए भी है। क्या बात है। प्राचीन पौधों के नामों में और कितने गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं।